हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को आपको कवर करा चुके हैं। और इससे पहले 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 4th चैप्टर चल रहा है और ये भी इसकी 3rd पार्ट है। ठीक है, तो आइए, चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यूट्यूब चैनल है हमारा स्टडी रूम 2.0 और ये हमारा पार्ट 3rd है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इतिहास लिखने के लिए, जो इतिहास होता है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो इतिहास होता है, इतिहास जिसे रचना है, उसे कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत है। जिसके हौसले बुलंद होंगे वो हर मुकाम आपको हासिल करके दिखाएगा। ठीक है, तो आइए इसी असूल को अपने आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बड़े ज़ोरों शोरों से, और आप अपना हौसला बना कर रखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। ठीक है, हमने देखा है कि कार्बन उसके यौगिक प्रकृति में कितने व्यापक रूप में पाए जाते हैं। रासायनिक शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग 3 मिलियन आंकी गई है। ठीक है, तो जो कार्बन के यौगिक हैं वो इतने अधिक हैं कि कितने हैं, 3 मिलियन तक आंकी गई है। ठीक है, कार्बन यौगिकों की गणना। ठीक है, अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सब से कहीं अधिक है। मतलब जितने भी, अगर हम आपको दिखाएं कि इतने सारे यौगिकों की अगर उनको एक साथ रख लें, तब भी जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी जो संख्या है उनसे कई गुना बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, क्या कारण है। ठीक है, क्या कारण है कि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है। क्योंकि ऐसा गुणधर्म जो है वो कार्बन में ही मिलता है कि यह इतनी ज़्यादा मतलब यौगिकों में इनकी गणना की गई है, 3 मिलियन तक आंकी गई है। ठीक है, किसी और तत्वों में नहीं। सहसंयोजक बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या के यौगिक बनाने की क्षमता होती है। मतलब क्या है, जो कार्बन के जो तत्व होते हैं उनमें जो सहसंयोजक बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या की यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, जो इनकी हम सहसंयोजक बंध की बात करें तो ये बहुत ही इनमें, क्योंकि इसके आखिरी जो कक्षक होते हैं उसमें केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो बड़ी आसानी से क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है और काफ़ी मजबूत होता है, जिससे इसकी क्षमता जो होती है, यौगिक बनाने की क्षमता बहुत ही बढ़िया और अधिक होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कार्बन की चतुः संयोजकता, कार्बन परमाणु की चतुः संयोजकता। ठीक है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का कम से कम एक परमाणु होना आवश्यक है। जो हमारे कार्बन के यौगिक होते हैं, जितने भी यौगिक हैं 3 मिलियन, जैसे कि आपको बताया गया पिछली स्लाइड में, तो जितने भी यौगिक होते हैं उनमें एक कार्बन का परमाणु होना तो बिल्कुल अनिवार्य है और आवश्यक है। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेथेन CH4 के अणु का एक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार साझा करता है कि कार्बन की अष्टक तथा हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि आपको पता है, ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारा कार्बन होता है उसके कितने इलेक्ट्रॉन, उसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखें तो कैसा लिखा जाएगा, 2,4। ठीक है, तो आपको इससे क्या पता लगा कि जो इसकी बाहरी कक्षा जो हमारी है, ठीक है, जो बाहरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, आइए चित्र में देखिए, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 संयोजकताएं हैं। ठीक है,
इसमें क्या है, ये तो इसका एक अच्छा डायग्राम है। इससे पहले अगर फर्स्ट डायग्राम हम देखें तो इसमें देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे तो हम कार्बन का जो परमाणु है उसे इस साइन से यानी क्रॉस के साइन से डिनोट कर रहे हैं इस चित्र में, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि इसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। साथ ही आपको पता है कि हाइड्रोजन जो हमारा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन जो हमारा होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसको अपना स्टेप पूर्ण करने के लिए कितने की आवश्यकता होती है, केवल और केवल 1 की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका अष्टक कैसे पूर्ण होगा, देखिए आप कि आपने 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के हैं वो आपने कहाँ कहाँ रख दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ही आपने 4 हाइड्रोजन के परमाणु ले लिए, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। इसे हम जो इसके हम इलेक्ट्रॉन है उसको हम 0 से यानी O से डिनोट कर दे, या 0 आप बोल सकते हो, कुछ भी साइन आप ले सकते हो वैसे। तो जैसे कर रहे हो, इससे क्या हुआ कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देखें तो अगर ये सर्कल आप बनाएं ऐसे, ठीक है, ये हो गया कार्बन का सर्कल, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। साथ ही साथ आप देखें तो अगर ये H का देखें, सहसंयोजक बंध बना है तो H के भी 2 हो गए, इसी प्रकार इस वाले H के भी, इसी प्रकार इस वाले H के भी, और इसी प्रकार इस वाले H के भी। तो आप देख पा रहे होंगे कि सहसंयोजक बंध यहाँ पे बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, और यही हमारा क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा कर लेता है, और इसी बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था पिछली वीडियो में, ठीक है। आप इस चित्र को इस प्रकार भी देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या किया गया है, कार्बन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। साथ ही हमने उसके साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो ये बन गया CH4 यानी मेथेन, ठीक है। तो आइए, उम्मीद है आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब आ जाता है आपका कार्बन परमाणु की समचतुष्फलकीय प्रकृति, ठीक है। कार्बन परमाणु की ये आपको दिख रही होगी, ये आपकी क्या है, समचतुष्फलकीय प्रकृति है, ठीक है। आइए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। कार्बन परमाणु की 4 संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप पर 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती, ठीक है। जो इनकी 4 संयोजकताएं होती हैं वो क्या होती है, 90 डिग्री पर बिल्कुल वितरित नहीं होती है। अब थोड़े से ये यहाँ आपके वैज्ञानिक नेम है, आप इनको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं, जैसे ली तथा वॉन्ट होफ सन 1874 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, ये वैज्ञानिक के नाम है ली तथा वॉन्ट होफ ने सन 1874 ईस्वी में, सन 1874 में क्या किया था इन्होंने, इसके अनुसार इन्होंने बताया कि यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए, हमने क्या माना कि कार्बन को यहाँ पे मान लिया, इसके केंद्र में स्थित माना जाए, तो क्या होगा, तो इसकी चारों संयोजकताएं चतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती है, ठीक है। क्या करती है, जो इसकी चारों संयोजकताएं हैं वो क्या करती हैं, इसके केंद्र को मिलाने वाली 4 रेखाओं में प्रदर्शित करती हैं, आपको चित्र में दिख पा रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो कोण आपके बने हुए हैं, ये लिखा हुआ है 109 पॉइंट डिग्री, आप जैसे मैंने हिंदी में लिख रखा है 109 डिग्री 28 मिनट, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, आपको लिख करके बताता हूँ, जैसे कि 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो बीच में जो कोण बना होता है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कितने का कोण बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट 2 संयोजकताओं के बीच, ठीक है। ये आपको पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्र के अनुसार आकाश में वितरित रहती हैं,
ठीक है, आकाश में क्या रहती है, चारों संयुक्ताएं वितरित रहती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि होगा कि कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो आइए, ये आपकी मेथेन है CH4। यहाँ पे 4 कार्बन कार्बन मतलब एक कार्बन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और 2 हाइड्रोजन की रेखा जो है आपको ये दिख पा रही होंगी। हाइड्रोजन की 2 रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, कार्बन के केंद्र से मिलने पर वो कितना बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब और कुछ डिटेल आ गई है इसके बारे में ही। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समान होती हैं। जब आप अब यहाँ पे थोड़े से साइंटिस्ट हैं, जब हेनरी ने, ठीक है, हेनरी ने क्या किया, मैथेन के अणु बारी बारी से चारों हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन NO2 मूलक द्वारा करके 4 यौगिक प्राप्त किए, तो पाया गया कि यह चारों यौगिक भिन्न भिन्न नहीं हैं। उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन का परमाणु विस्थापन करके वहाँ पे NO2 का मूलक रख दिया, जिससे उन्होंने प्राप्त किया कि क्या है, ये चारों यौगिक जो आपको सामने दिख रहे होंगे चित्र के माध्यम से यहाँ पे, ये क्या होंगे, भिन्न भिन्न बिल्कुल भी नहीं है, समान है, बल्कि यह एक ही हैं। इसे स्पष्ट होता है कि कार्बन की चारों संयोजकताएं समान होती हैं। इससे क्या प्राप्त हो गया हमारा, इससे हमें क्या समझ में आ गया कि जो कार्बन की संयोजकताएं होती हैं, चारों संयोजकताएं होती हैं, वो बिल्कुल समान होती हैं, चाहे आप हाइड्रोजन को विस्थापन कर वहाँ पर NO2 का मूलक रख दें। ठीक है, और कार्बन परमाणु के प्रति सममित रूप में स्थित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है, आपको पता ही है कि ये कार्बन की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कार्बन है और इससे 4 संयोजकताएं निकल रही हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 हाइड्रोजन, ठीक है, साथ ही एक जो संयोजकता कार्बन की है वहाँ पर हमने NO2 को रख दिया है, कार्बन उस हाइड्रोजन को विस्थापित कर। यदि आप जो NO2 का विस्थापन यहाँ पे करते हैं, यहाँ के H को हटाकर, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, तब भी ये समान है, और इस वाले H को हटाकर अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर NO2 रखते हैं, जब भी यह समान ही रूप है। और अगर आप यहाँ का H ना हटाकर यहाँ का हटाते हैं और यहाँ पर NO2 रखते हैं, तो भी यह समान ही है। इसी प्रकार ये जो चारों चित्र आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल समान है, इनके चारों यौगिकों में कोई भी भिन्न नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त हुआ था, मैं इससे क्या पता लगा था, इससे पता लगा था कि जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है कुछ टॉपिक आ गए हमारे, जैसे कि श्रृंखलन गुण। ठीक है, हमारा क्या आ गया है, श्रृंखलन गुण। कार्बन में कार्बन के ही परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। जो कार्बन है वो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ, ठीक है, समझ रहे हो आप, जो कार्बन है वो कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। ठीक है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन के विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय बंद श्रृंखला, वलय बोल सकते हैं, या बंद श्रृंखला में स्थित कार्बन भी पाए जाते हैं, व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। तो 2 श्रृंखला हमारी होती है, पहली होती है हमारी खुली श्रृंखला और दूसरी होती है हमारी बंद श्रृंखला, या वलय भी इसको बोल देते हैं। आपको हालांकि यहाँ पे कुछ समझ आया है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन आने वाली स्लाइड में आप जितना भी ये देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि श्रृंखला कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। पहली हमारी खुली श्रृंखला और दूसरी हमारी बंद श्रृंखला वाले। ठीक है, तो आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो खुली श्रृंखला कैसे होगी, तो यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन है, ये आप देख रहे होंगे कार्बन है, ये कार्बन क्या है, इनकी चारों संयुक्ताएं बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, श्रृंखला युक्त है, ये देखिए आप। ठीक है, श्रृंखला युक्त है कि एक इसमें क्या हो रहा है कि एक कार्बन परमाणु से अन्य कार्बन परमाणु ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहीं पर अगर इसके अपोजिट आप देखें तो
बंद श्रृंखला वलय में क्या हो रहा है, बंद श्रृंखला वलय में कि ये कार्बन परमाणु एक वलय के आकार में बने हो। यहाँ पे देखिए आप कि ये एक वलय बना रहे हैं, गोलाकार आकृति में, सॉरी ट्रायंगल में एक वलय बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आयत बना रहे हैं। यहाँ क्या हो गया आपका, ये आपका बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बना रहे, तो ये एक वलय वलय तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये बंद श्रृंखला है और ये आपकी कैसी है, खुली श्रृंखला है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैसी है, खुली श्रृंखला है और साथ ही ये कैसी है, आपकी बंद श्रृंखला है। ठीक है, इससे आप थोड़ा समझ गए होंगे कि खुली श्रृंखला कैसी होती है और बंद श्रृंखला कैसी होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है हमारा जैविक शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, इस देखते हैं इस सिद्धांत में क्या बोला गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जैव जगत में प्राप्त होने वाले यौगिकों के निर्माण में, जो हमारे जैव जगत में जितने भी यौगिक हैं उनके निर्माण में जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, मतलब आप अगर जैव जगत में जितने भी यौगिक आपको प्राप्त होने वाले यौगिक हैं, उनके निर्माण में हमें जैव शक्ति जो हमारी होती है वो उपस्थित बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य होती है। यह शक्ति जीवित पौधों तथा जंतुओं की कोशिकाओं तथा तत्वों में ही रहती है। ठीक है, क्या में रहती है, जो हमारी जैव शक्ति होती है ये केवल जीवित पौधों तथा जंतुओं की कोशिकाओं तथा तत्वों में ही रहती है। अतः इन यौगिकों का निर्माण इन कोशिकाओं तथा तंतुओं में ही हो सकता है, अतः वैज्ञानिक उन्हें निर्मित नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि जो ये आपका जैव शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि जो जीवित पौधे होंगे, जंतु होंगे, कोशिका तथा तत्वों में ही यह क्या होती है, जैव शक्ति हो सकती है। लेकिन आप अगर कृत्रिम रूप से वैज्ञानिक अगर इसका निर्माण करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी निर्मित नहीं हो सकते। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत अंत ही है। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक होलर, जो एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, फ्रेडरिक होलर जब अमोनियम साइनेट यौगिकों के गुणों का अपनी प्रयोगशाला में अध्ययन कर रहे थे। जो हमारे फ्रेडरिक होलर थे, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1828 में क्या किया था, अमोनियम साइनेट यौगिक के गुणों की जब ये अपने प्रयोगशाला में अध्ययन कर रहे थे, तब इन्हें क्या मिला था, तब उन्होंने पाया कि अमोनिया साइनेट को गर्म करने पर यूरिया प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑर्गेनिक यौगिक है। ठीक है, मतलब क्या, अगर हम जो अमोनिया साइनेट है अगर इसको हम गर्म कर दें तो क्या होगा, यूरिया प्राप्त हो जाता है, जिसकी हमने अभिक्रिया आपको नीचे दे रखी है। हालांकि इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, आइए मैं इसको सही कर देता हूँ। कि जो आपको 4 दिख रहा है, ये 4 ऊपर ना लगकर नीचे है। ठीक है, और इसी प्रकार ये 2 यहाँ ऊपर ना होकर, ये बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर है, नीचे है, NH2 है। ठीक है, इससे आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, अमोनियम साइनेट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, अमोनियम साइनाइड और नीचे यूरिया। तो हमने इसको क्या किया कि था, मतलब जो हमारे फ्रेडरिक होलर थे, इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोगशाला में जब अध्ययन कर रहे थे, इनको क्या किया था, अपने जो अमोनिया साइनाइड थे इनके गुणों को अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि अमोनिया साइनाइड को जैसे ही क्या किया, गर्म किया। ठीक है, ये गर्म का साइन होता है बच्चों, गर्म किया तो इन्होंने क्या प्राप्त हुआ, यूरिया इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, जिसके समीकरण आप नीचे भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे अमोनिया साइनाइड को हमने गर्म किया और हमें यूरिया प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अमोनियम साइनेट एक खनिज पदार्थ है। जो हमारा अमोनियम साइनेट होता है वो एक क्या है, खनिज पदार्थ है, जो प्रयोगशाला में खनिज पदार्थों द्वारा संश्लेषित किया जाता है। होलर ने अमोनियम साइनेट को अमोनियम और हाइड्रोक्साइनिक अम्ल के साथ संयोग कर प्रयोगशाला में प्राप्त किया।
ठीक है। यानी अब इन्होंने क्या किया कि अमोनिया और हाइड्रोक्साइनिक अम्ल, ये दो चीज़ ली और इनकी अभिक्रिया आपस में कराई। जैसे कि आप नीचे अभिक्रिया देख भी रहे होंगे कि अमोनिया लिया और हाइड्रोसाइनिक अम्ल लिया और इन दोनों की अभिक्रिया कराई, तो इन्हें क्या प्राप्त हो गया? अमोनियम साइनेट प्राप्त हो गया। ठीक है। तो जैसे कि इसमें भी थोड़ा बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, आइए इसको भी थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 मतलब आप अगर समझ जाइएगा, ये जो 3 है ये ऊपर नहीं नीचे है। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, ये ऐसे ना लिख करके हम अच्छे से लिख देते हैं इसको कि ये जो NH क्या है आपका 3 है। ठीक है, यानी क्या है? अमोनिया है। साथ ही साथ यहाँ पर से आप HB ये 4 है नीचे। ठीक है, NH4 यानी मेथेन होगा। तो ये क्या हो गया? मैथेन नहीं है, सॉरी गलती हो गया, अमोनियम हो जाएगा। अमोनियम साइनेट हो गया। ठीक है, तो आपने ऊपर देखा कि जो अमोनियम साइनेट है वो एक खनिज है, और जो होलर थे उन्होंने अपने प्रयोगशाला में क्या किया? अमोनियम साइनेट, और जब हमने अमोनिया की मतलब अमोनियम साइनेट को इन्होंने कैसे प्राप्त किया? अमोनियम लिया और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइनिक अम्ल लिया और इन दोनों की अभिक्रिया कराई, तो हमें अमोनियम साइनेट इन्होंने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो हालांकि आप सब ये सभी अभिक्रिया देख करके आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ठीक है, यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो, सॉरी थैंक यू टू वॉचिंग माय दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट और शेयर तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 2.0। तो जब तक हम आपको ये सभी वीडियो आपको दे रहे हैं तो आप अपने रेगुलर रूटीन में इनको लाइए और पढ़िए, याद करिए, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। हमारा भी पढ़ाने का प्रोसेस यही है कि आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दोबारा अपने भाई को प्यार बनाते रहिए, अपना साथ देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।